बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन पर। स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन के बारे में आज हमने पढ़ना है। ये आपको बता दूं कि आज का लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग योर एमएस डिग्री, रिगार्डिंग योर पीएचडी डिग्री, रिगार्डिंग योर फ्यूचर कैरियर, रिगार्डिंग योर रिसर्च पर्पस। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो भी डाटा आपने लेना है उस पर स्टैट मस्ट है। किसी भी तरह से आप स्टैट के बगैर कुछ नहीं है, ज़ीरो हैं। आप 2 साल की रिसर्च कर लें, आप 5 साल की रिसर्च कर लें, और उसके बाद अगर आपने उसको कोई स्टैट का डिज़ाइन अप्लाई नहीं किया तो इट्स मीन योर रिसर्च इज़ फेक। तो मैंने जब आपको पिछला लेक्चर पढ़ाया था सनॉप्सिस के बारे में बताया था। सनॉप्सिस आपको मैंने बताया था कि फ्यूचर वर्क प्लान था। अभी आपने काम स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन आपने उसमें भी आखिरी हेडिंग मैंने आपको कहा था कि उस पर भी आपने डिज़ाइन का बताना है कि ये मैं फ्यूचर में ये वाला डिज़ाइन उस डाटे पे अप्लाई करूँगा। तो इसके बगैर आपकी ना एमएस होगी, ना पीआईडी होगी, ना आपकी कोई पब्लिकेशन होगी, ना आप कोई बुक लिख सकते हैं, या ना बुक में कोई डाटा दे सकते हैं। तो स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन आपने सीखने हैं, इतने मुश्किल नहीं है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा होता जाएगा। तो इसमें बेटा ये है कि ओवरऑल जो स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन है वो दो हैं, ठीक है। मेजर टाइप्स जिसको हम कहते हैं वो दो हैं, एक सीआरडी है और एक आरसीबीडी है। ये सामने आपके मेंशन है तस्वीर में कि एक सीआरडी और दूसरा आरसीबीडी। सीआरडी तो इस किस चीज़ का एब्रीवेशन है, ये है कंप्लीट रैंडमाइज्ड डिज़ाइन, और आरसीबीडी रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन, ठीक है। रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। अब बेटा ये है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये दोनों डिज़ाइन कौन कौन से टेस्ट पे अफेक्ट करते हैं, या कौन कौन से डाटे पे हम ये अप्लाई करते हैं डिज़ाइन। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो भी रिसर्च या जो भी एक्सपेरिमेंट विद इन द लैब किया जाए, विद इन द लेबोरेटरी किया जाए, विद इन द बाउंड्री वॉल किया जाए, विद इन द रूम किया जाए, उस पे सीआरडी अप्लाई होता है, ठीक है। और जो रिसर्च आउटसाइड द वॉल की जाए, आउटसाइड द बाउंड्री वॉल, आउटसाइड द लेबोरेटरी, इन द फील्ड, जो भी फील्ड में रिसर्च आपकी होगी उसमें आरसीबीडी अप्लाई होगा, रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। तो मेजर जो हमारा फील्ड है फूड टेक्नोलॉजी, उसमें मोस्ट ऑफ केसेस में 70-80% में मोस्टली सीआरडी अप्लाई होता है, क्योंकि हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं वो लैब के अंदर होते हैं, इक्विपमेंट के ज़रिए होते हैं, विद इन द लेबॉर्ट्री, विद इन द बाउंड्री वॉल हम अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं। और इसी तरह अगर आप देखें कि जो रिसर्च होती है क्रॉप्स के ऊपर, मसलन वीट, बाहर वीट पे कोई एक्सपेरिमेंट लग गया, या आप कह लें कि न्यूट्रिशन के जिस तरह सर्वे हैं, मसलन कोई डिजीज़ है हेपेटाइटिस, फैसलाबाद में ज़्यादा है, तो इस पे हमने डाटा इकट्ठा करना है, वो सर्वे के थ्रू होगा। या जिस तरह आजकल कोरोना की वबा फैली हुई है, तो इस पे अगर डाटा इकट्ठा करना है, कोरोना पे डाटा इकट्ठा करना है, तो वो भी सर्वे के थ्रू पॉसिबल है। तो जो भी सर्वे में हम करेंगे डाटा इकट्ठा, उस पे आरसीबीडी लगेगा, ठीक है। तो ज़्यादा केसेस में ये न्यूट्रिशन वाले ये यूज़ करते हैं आरसीबीडी, या कोई और फील्ड वाले यूज़ करते हैं। हमारा जो फील्ड है फूड टेक्नोलॉजी का, उसमें फर्स्ट डिज़ाइन अप्लाई होगा सीआरडी। अब मैंने कोशिश करनी है मैं सिर्फ आपको पहला डिज़ाइन और उसकी सब क्लासेस पढ़ाऊँ, दूसरा हम यूज़ नहीं कर रहे। हमारा फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड है, अगर मैं न्यूट्रिशन को पढ़ा रहा होता तो मैं दूसरे पे फोकस करना था। अब सिर्फ आप फर्स्ट पे फोकस कर रहा हूँ, तो हमने सीआरडी आगे लेके चलना है। तो सीआरडी कंप्लीट रैंडमाइज्ड डिज़ाइन, इसके आगे 5 सब डिज़ाइन हैं, ठीक है, 5 सब डिज़ाइन। फर्स्ट इज अनोवा, सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 5 आपको नज़र आ रहे हैं, लेकर 5 हैं, हाँ 5 हैं। तो फर्स्ट इज अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस।
अनोवा का AN जो है वो एनालिसिस को शो करता है, O ऑफ को और VA वेरिएंस को। LSD, second one is LSD, least significant design, and third one is DMR, Duncan multiple range test। DMR T भी है, छोटा स्मॉल साइज में T लिखा हुआ है। उसके बाद जो फोर्थ है वो कोरिलेशन है और फिफ्थ है रिग्रेशन। ये 5 सब डिजाइन आपने याद रखने हैं। अनोवा, जिसको हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं, LSD लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजाइन कहते हैं, और DMR डंकन मल्टीपल रेंज टेस्ट। ठीक है, उसके बाद कोरिलेशन है और रिग्रेशन है। तो इनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है, मैं जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट वन इज अनोवा, को एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस। तो पहली जो रीज़न है कि हम इसको क्यों अप्लाई करते हैं, फिर कैसे अप्लाई करते हैं। दो सवाल बनते हैं ना, पहले क्यों कर रहे हैं, फिर कैसे कर रहे हैं। क्यों का जवाब ये है कि अगर हमने अपना डाटा देखना है कि हमारा डाटा ऑथेंटिक है कि नहीं, हमारा डाटा ठीक है सही है कि नहीं, तो ये डिज़ाइन अप्लाई होगा कि हमारा जो डाटा है वो रिलायबल है कि नहीं, हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं, सिग्निफिकेंट एंड नॉन सिग्निफिकेंट। अगर सिग्निफिकेंट मीन्स गुड डाटा, प्रेजेंटेटिव डाटा, हम उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, और नॉन सिग्निफिकेंट मीन कि हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। एक आपको बोर्ड इस पे सामने स्लाइड पे रेशो नज़र आ रही होगी कि अगर हमारे 100 रिजल्ट्स हैं, ठीक है, उसमें से 70% सिग्निफिकेंट हैं और 30% नॉन सिग्निफिकेंट हैं, तो वो प्रेजेंटेबल फॉर्म होगी। ठीक है, वैसे तो 100% सिग्निफिकेंट हो तो बेहतर है। अगर कुछ 30%, 20% या 30% तक नॉन सिग्निफिकेंट आ भी जाते हैं तो आपने उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर 50-50 हो जाए कि 50 सिग्निफिकेंट हैं और 50 नॉन सिग्निफिकेंट हैं, तो वो प्रेजेंटेबल फॉर्म नहीं होती, वो आपका हर चीज़ रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ये अनोवा बताता है। ठीक है, अब ये सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट एक छोटा सा फर्क दिया हुआ है यहाँ, कि अगर डाटे में वेरिएशन ज़्यादा है तो वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट होंगे, और अगर डाटे में वेरिएशन कम है यानी लेस वेरिएशन है, तो इट्स मीन योर रिजल्ट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। वो कैसे? इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आप 4 वैरायटीज लेते हैं वीट की, गंदुम की, जो आप रेगुलर यूज कर रहे हैं, स्टेपल डाइट है, उसमें चारों में आपने प्रोटीन चेक की, वो चारों में अगर 12-12-12-12, वैसे उसकी जो रेंज है प्रोटीन की वो 10 से लेके 16-17 तक भी होती है। ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि आपके पास जो चारों वैरायटी है उसमें चारों का डाटा 12 आया है, इट्स मीन यूर रिजल्ट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट, वेरिएशन नहीं है। और अगर आप 4 वैरायटीज लेते हैं वीट की और उनमें जो डाटा आता है, एक में प्रोटीन 10 आती है, एक में 13 आती है, एक में 15 आती है, एक में 17 आती है, सारों में वेरिएशन है या 20 तक भी आ जाती है, तो इट्स मीन योर रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट एंड इन प्रेजेंटेबल फॉर्म। जितनी ज़्यादा वेरिएशन होगी आपके रिजल्ट्स ठीक होंगे। क्लियर? अब यह है कि अनोवा से हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट। अनोवा ने हमें डायरेक्ट नहीं बता देना, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसमें एक डिज़ाइन है, उसने कुछ वैल्यूज़ देनी है जिससे हमने खुद अंदाज़ा लगाना है कि हमारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं या नॉन सिग्निफिकेंट हैं, या एक लफ्ज़ होता है हाईली सिग्निफिकेंट भी, आपको नज़र शायद आ रहा हो सामने, एक वर्ड है हाईली सिग्निफिकेंट, यानी बहुत ही अच्छा डाटा। अगर 100% रिजल्ट सिग्निफिकेंट हों तो इट्स मीन योर डाटा इज़ हाईली सिग्निफिकेंट, यानी सारे ही अच्छे रिजल्ट हों और बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो। मसलन एक में प्रोटीन 10 आ रही तो एक में 18 आ रही, दैट्स मीन डाटा इज़ ऑथेंटिक। इसमें बेटा ये है कि एक अनोवा हमें बताता है एक पी वैल्यू, जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी मीन क्या है? प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं सिलेक्ट होने की, यानी एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू बता रहा है।
उससे हमने अंदाज़ा लगाना है कि हमारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट। प्रोबेबिलिटी मींस के मे बी वो डाटा इंक्लूड हो जाए सिग्निफिकेंट में और मे बी ना हो, दोनों चांस होंगे। तो वो एक पी वैल्यू बताएगा। कौन बताएगा पी वैल्यू? अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब वो पी वैल्यू ये सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि 0.05 से ज्यादा हो जाती है, वो ज्यादा देता है डाटा। मसलन पी वैल्यू वो दे देता है 0.07 या 0.09 या 1 या 2 या 3 या 4, कोई इस तरह की वैल्यू दे देता है। तो जितने भी हमारे रिजल्ट्स होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। और अगर वो पी वैल्यू देता है 0.05 से कम और 0.01 से ज्यादा, इसके दरमियान, यानी 0.01 या 0.02, 0.03, 0.04 या 0.05 भी कह रहे कंसिडर कर लें, तो अगर इनके दरमियान फॉल करती है तो योर रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर पी वैल्यू 0.01 से भी कम हो जाए, यानी 0.009 हो जाए या 0.0003 हो जाए, यानी 0.01 से भी वो वैल्यू कम हो जाए, तो योर रिजल्ट्स आर हाईली सिग्निफिकेंट। क्लियर? अब ये है बेटा कि सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट को या हाईली सिग्निफिकेंट को इंडिकेट कैसे करना है। यानी अगर डाटा हमें हमारे पास आ जाए तो वहाँ कैसे इंडिकेट होगा टेबल के अंदर, बगैर अगर हम टेक्स्ट ना पढ़ें, हमने सिर्फ टेबल से अंदाज़ा लगाना है कि हमारा डाटा क्या कैसा है। तो उसमें अगर हमारा डाटा सिग्निफिकेंट है तो इट्स मीन जो आपकी वैल्यू होगी उसके ऊपर आपने एक सिंगल स्टार से मेंशन कर देना, यहाँ स्टार बना हुआ। अगर हाईली सिग्निफिकेंट डाटा आपके पास आ गया, आपने 2 स्टार से अंदाज लगा देने हैं। यानी 2 स्टार का मतलब है हाईली सिग्निफिकेंट। वो जो वैल्यू आएगी, मतलब प्रोटीन मैंने कहा 12 आ रही है, ठीक है। अब 12 मीन के 12 आ गई है और आपका डाटा सिग्निफिकेंट है तो 12 के ऊपर 1 स्टार लग जाएगा। अगर वो कहते हैं कि हाईली सिग्निफिकेंट है तो 2 स्टार लग जाएंगे। और अगर नॉन सिग्निफिकेंट है तो NS लिख देंगे, N.S, नॉन सिग्निफिकेंट। ये इंडिकेशन है अगर हमने टेबल से अंदाज़ा लगाना है। अगर उस वैल्यू के ऊपर 1 स्टार लगा होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा ये सिग्निफिकेंट है, अगर 2 लगे होंगे तो डाटा हाईली सिग्निफिकेंट है, अगर NS लिखा होगा इट्स मीन नॉन सिग्निफिकेंट। अब ये है कि ये अनोवा ख़त्म हो गया, ये अनोवा ख़त्म हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब है सेकंड वन, LSD और DMR। ये दोनों को हमने कंबाइन पढ़ना है, कंबाइन स्टडी करनी है इन दोनों की, ठीक है। तो कंबाइन स्टडी कैसे करेंगे? इन दोनों का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेजर है, वो कंबाइन है। यानी कि बोथ ऑफ दीज आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। मसलन 4 वैरायटियों को जिसे हमने लिया उनका कंपैरिजन कर लें आप, इसमें प्रोटीन वैल्यू कंपैरिजन कर लें, फैट वैल्यू कंपैरिजन कर लें, फाइबर वैल्यू कम कर लें, या उसका मॉइस्चर आप इसमें कंपैरिजन कर लें कि कौन सी वैरायटी अच्छी है आफ्टर कंपैरिजन। तो ये 2 टेस्ट लगते हैं, ठीक है। ये दोनों टेस्ट आपके अप्लाई होंगे फॉर कंपैरिजन, ठीक है। तो लेकिन अगर हमारे पास दोनों अवेलेबल हों, हम प्रेफर करते हैं फर्स्ट वन को, LSD को। LSD इज मोर इम्पोर्टेंट देन DMRT। LSD मीन लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस और DMR मीन डंकल मल्टीपल रेंज टेस्ट। दोनों अवेलेबल हैं, दोनों में से हमने कौन सा लगाना है? अगर तो सिर्फ DMR अवेलेबल है वो तो हम DMR लगा देंगे। अगर DMR के साथ LSD भी है, आप लगाना चाहते हैं, तो इट्स मीन हम प्रेफर करेंगे LSD को। क्यों प्रेफर करेंगे? वाई? तो उसमें यह है कि LSD और DMR का आपको सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है कि LSD मीन्स कि आपका अनोवा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये कवर करेगा अनोवा को भी और कंपैरिजन को, ये 2 काम करता है। यानी LSD मीन अनोवा नहीं लगाएंगे, अनोवा मीन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस नहीं लगाएंगे, LSD ही हमें बताएगा कि आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है, और साथ कंपैरिजन भी करेगा। वाइल DM अगर आप लगाते हैं तो वो अनोवा कवर नहीं करता, अनोवा लगाना कंपलसरी है, वो जस्ट कंपैरिजन करता है, ठीक है। तो इसलिए हम LSD को प्रेफर करते हैं कि एक तीर से, जिस तरह कहते हैं कि 2 शिकार कर लिए, कि LSD लगाया तो LSD से कंपैरिजन भी हो गया और अनोवा के रिजल्ट भी हमें मिल गए।
लेकिन DMR सिर्फ कंपैरिजन करता है। LSD कैसे हमें बताएगा कि उसमें तो एनोवा ने तो हमें बता दिया था पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से बढ़ गई तो नॉन सिग्निफिकेंट, 0.01 और 5 के दरमियान आ गई, 0.05 के तो सिग्निफिकेंट, और 0.01 से भी कम हो गई तो इट्स मीन योर रिजल्ट्स आर हाईली सिग्निफिकेंट। तो LSD हमें कैसे बताएगा कि हमारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं या नॉन सिग्निफिकेंट हैं? तो LSD हमें लेटरिंग प्रोवाइड करता है। सामने आपको नजर आ रहा है, LSD प्रोवाइड लेटरिंग ड्यू टू दिस अनोवा डोंट रिक्वायर्ड। यानी लेटरिंग मीन ABC, ये लेटरिंग में आता है। ये स्मॉल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और लार्ज फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ABC। मसलन एक 4 वैरायटीज हैं, चारों के ऊपर मसलन चारों की प्रोटीन अगर 12 आ रही है तो चारों के ऊपर A लिखा आ जाएगा, ठीक है। और अगर एक की 10 आ रही है, एक की 13 आ रही है, एक की 17 आ रही है, एक की 19 आ रही है, जो पहले वाला होगा उस पर A लिखा आ जाएगा, उस अगले पे B, उसके पे C। जो सबसे बड़ा होगा ना इसमें, मसलन ए प्रोटीन एक वैरायटी में 19 आई है, 19 को इंडिकेट करेंगे A, एक वैरायटी में आई 17 उसको करेंगे B, एक में आई 12 उसको करेंगे C, एक में आई 9 तो उसको करेंगे D। अगर उससे भी कम आई तो वो आगे से वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो जो सबसे बड़ा होगा उसको A इंडिकेट करेंगे। अगर वैरायटीज में डिफरेंस है तो ABCD ये लिखा आएगा, अगर नहीं है तो इट्स मीन सब के ऊपर A आ जाएगा लिखा, या सब के ऊपर B लिखा आ जाएगा। लेटरिंग का मतलब ये है, यानी आपको जब लेटरिंग लग गई है तो इट्स मीन के वो LSD ने लगा दी, आपने वहां से अंदाजा लगा लेना कि चारों के ऊपर अगर ये लगा हुआ है तो इट्स मीन रिजल्ट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। अगर ABC लगा हुआ है तो इट्स मीन सिग्निफिकेंट। अगर ज्यादा वेरिएशन है, A और E लगा हुआ है तो इट्स मीन हाईली सिग्निफिकेंट। ए के साथ ई लगा है, अगले अगले उस पर ए लग गया, ज्यादा डिफरेंस आ गया तो इट्स मीन हाईली सिग्निफिकेंट। अगर सिंपल ABC का डिफरेंस आ रहा है तो इट्स मीन सिग्निफिकेंट, और अगर सब पे एक ही लेटरिंग आ रही है, ए आ रहा है, तो इट्स मीन नॉन सिग्निफिकेंट। तो ये LSD बताता है। तो एक और रूल है, ये मैं अक्सर उसमें पूछ लेता हूँ पेपर में, कि नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट हैं जो मतलब 4 वैरायटीज है, चारों को 12 रिजल्ट आया, उन चारों पे ए ही लगना है। तो नॉन सिग्निफिकेंट पे अगर आप लेटरिंग नहीं भी करेंगे, उसको मिटा देंगे तो दैट्स ओके। वो यहाँ लिखा हुआ है नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट डोंट रिक्वायर लेटरिंग। ये गलती है, ब्लंडर है, अगर हम उस पर भी लेटरिंग लगाते हैं वो उसकी ज़रूरत नहीं है। नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट पे लेटरिंग नहीं लगाते क्योंकि सबके ऊपर ए ही आना है या सबके ऊपर बी ही आना है। क्लियर है? अब ये है कि नेक्स्ट LSD, DMR और नोवा आपको समझ आ गई। अब है कोरिलेशन और रिग्रेशन। ये दोनों हम इकट्ठे पढ़ेंगे कंबाइन करके। ये भी मुश्किल नहीं है, आसान ही है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि किस तरह हम इसको इजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोई बर्डन नहीं लेना। मैं दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ सारा, कि सबसे पहले स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन की मैंने इंपॉर्टेंस आपको बताई कि स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर कोई भी आपकी डिग्री नहीं होगी, कोई भी थीसिस नहीं होगा, कोई पेपर पब्लिश नहीं होगा, कोई आपके डाटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद दो आपको मेजर डिज़ाइन बताए, CRD और RCBD। CRD मीन कंप्लीट रेंडमाइज डिज़ाइन और RCBD मीन रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। इनमें फ़र्क क्या है? जो विद इन दी लैब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं या रिसर्च करते हैं, विद इन द बाउंड्री वाल करते हैं, उस पर CRD अप्लाई होता है। जिस तरह हमारा फूड का डिपार्टमेंट है, हमारी लैब्स बनी हुई हैं, लैब्स के अंदर या फिजियोलॉजी के अंदर जितना भी काम होगा लैब्स में वो CRD अप्लाई होगा। और जो सर्वे होंगे न्यूट्रिशन के सर्वे आउटसाइड द बाउंड्री वॉल इन द फील्ड, वो सारे RCBD में कवर होंगे। हमारा फील्ड फूड टेक्नोलॉजी है तो इसके लिए मैं RCBD को छोड़ रहा हूँ, हम CRD पे फोकस कर रहे हैं। CRD विद इन द लैब जो एक्सपेरिमेंट होगा उस पर अप्लाई होगा। उसके अंदर 5 एनालिसिस थे, 5 सब एनालिसिस जिसको कहते हैं, सब डिज़ाइन कहते हैं। उसमें पहला अनोवा था। अनोवा मीन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। क्या बताता है कि आपके रिजल्ट सही हैं कि गलत हैं, सिग्निफिकेंट हैं या नॉन सिग्निफिकेंट हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, अथेंटिक हैं या नॉन अथेंटिक हैं, ये अनोवा ने बताना है। कैसे बताना है? वो P वैल्यू देगा, एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू। वो अगर 0.05 से बड़ी होगी तो रिजल्ट नॉन अथेंटिक है, नॉन सिग्निफिकेंट है। अगर 0.05 और 0.01 के दरमियान हुई तो सिग्निफिकेंट हैं, अच्छे रिजल्ट हैं। और अगर 0.01 से भी कम हुई तो हाईली सिग्निफिकेंट है।
इसी तरह हमने एलएसडी और डीएमआर का पढ़ा। डीएमआरटी का एलएसडी मीन लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस और डीएमआरटी मीन डंकन मल्टीपल रेंज टेस्ट। तो इसमें बेटा ये है कि दोनों कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन हम प्रेफर एलएसडी को करते हैं, क्योंकि अगर हम एलएसडी अप्लाई करते हैं तो अनोवा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एलएसडी अनोवा के भी साथ वही रिजल्ट बताएगा कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है, जबकि डीएमआरटी सिर्फ कंपैरिजन करेगा। और एलएसडी कैसे बताएगा कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है? उसने लेटरिंग देनी है। अगर तो तमाम वैरायटीज़ के ऊपर एक सेम लेटरिंग हुई, इट्स मीन्स योर रिजल्ट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। अगर कुछ फ़र्क हुआ, किसी पे ए लगा, किसी पे बी लगा, किसी पे सी लगा, किसी पे डी लगा, इट्स मीन योर रिजल्ट आर सिग्निफिकेंट। और अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ, एक पे ए लगा हुआ है, एक पे एफ लगा हुआ है, एक पे जी लगा हुआ है, एक पे एन लगा हुआ है, तो इट्स मीन योर रिजल्ट्स आर हाईली सिग्निफिकेंट। तो ये तीन पहले सब डिज़ाइन हमारे क्लियर हो गए। अब चौथा और पांचवा है रिग्रेशन और कोरिलेशन। अब बेटा ये एक चीज़ समझनी है, कोरिलेशन और रिग्रेशन में सिर्फ एक ही फ़र्क है। फॉर एग्जांपल आप समझें कि अगर हम वीट लेते हैं, गंदुम, गंदुम के अंदर प्रोटीन बढ़ाते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी वे से, जेनेटिकली, बायोटेक्नोलॉजिकली, किसी तरह हम प्रोटीन की मिकदार 12 से बढ़ा के 20 कर देते हैं। उसकी ऐसी वैरायटी डेवलप करते हैं कि 12 से हमने प्रोटीन बढ़ा के 20 कर दी, तो 7 अमाइनो एसिड बढ़ेंगे। क्या ख्याल है आपका? बढ़ेंगे ज़ाहिर है। जब प्रोटीन और अमाइनो एसिड, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमाइनो एसिड को प्रोटीन कहते हैं ना, तो प्रोटीन बढ़ रही है तो इसमें अमाइनो एसिड भी बढ़ रहे हैं। समझ आ गई? या प्रोटीन बढ़ रही है तो कोई फैक्टर कम हो रहा है, प्रोटीन 12 से 20 कर दी तो मॉइस्चर 12 से 8 पे आ गया, यानी कम हो गया। या पॉजिटिव वे में बढ़े या नेगेटिव वे में कम हो, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को अफेक्ट करे, तो इट्स मीन कोरिलेशन अप्लाई होगा। यानी दो फैक्टर का आपस में डिपेंडेंस, प्रोटीन बढ़ रही है अमाइनो एसिड भी बढ़ेंगे, प्रोटीन बढ़ रही है मॉइस्चर कम होगा, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मॉइस्चर बढ़ेगा तो प्रोटीन कम हो जाएगी, अमाइनो एसिड बढ़ेंगे तो प्रोटीन भी बढ़ेगी। इट्स मीन ये कोरिलेशन अप्लाई होगा। और रिग्रेशन ये है कि एक पैरामीटर का दूसरे पैरामीटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इंडिपेंडेंट है। मसलन प्रोटीन में 12 से बढ़ा के 20 ले जाऊं, फैट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लिपिड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फैट 3% है, 3 ही रहेगी, प्रोटीन को आप जितना मर्जी बढ़ा दें, या फैट को जितना मर्जी बढ़ा दें, 3 से लेके मैं 15 कर दूं, प्रोटीन 12 है तो 12 ही रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट्स मीन दोनों फैक्टर, ये फैट और प्रोटीन, इंडिपेंडेंट हैं आपस में, एक के बढ़ने से ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। तो इट्स मीन इस पे रिग्रेशन अप्लाई होगा। जब दो डिपेंडेंट हों एक दूसरे पे तो कोरिलेशन अप्लाई होगा, जब दो इंडिपेंडेंट हों तो रिग्रेशन अप्लाई होगा। ये क्लियर है? अब ये पांचों क्लियर हो गए। एक नीचे वैल्यू दी है, वो जरा मैं आपको पढ़ देता हूँ कि इफ पी वैल्यू इज लेस देन 1 देन फैक्टर कोरिलेट विद ईच अदर, यानी दोनों फैक्टर आपस में कोरिलेट होंगे। एक वैल्यू आएगी, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, अगर वो 1 से कम आ रही है तो इट्स मीन कोरिलेशन अप्लाई होगा, अगर वो ग्रेटर देन 1 आ रही है देन रिग्रेशन अप्लाई होगा। समझ आ गई? तो ये थे कुछ स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन जो हर उस चीज़ पे अप्लाई होंगे, तो ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ये इतने मुश्किल नहीं है। अगर आपको समझ नहीं लगती इस मेरे वीडियो लेक्चर से या ऑडियो लेक्चर से, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉल करके या सिंपल नंबर पे कॉल करके समझ सकते हैं, या जो भी आप वे अपनाना चाहते हैं, जिस तरह भी आपको ईजी है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं बाउंड हूँ आपको रिप्लाई करने का, आपको जवाब देने का इन क्वेश्चंस के। तो इसमें कोई शर्म नहीं करनी, नहीं समझ आती बार बार पूछें, मैसेज करके पूछें, जैसे भी आपको इजी है। आप इसमें, ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है इसलिए ये इस पर मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि ये आपको लाजमी आना चाहिए। तो बेटा यहाँ ये लेक्चर आज का ख़त्म हुआ, तो ये मैं अपलोड कर दूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर फिर जब हम पढ़ेंगे तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ऑनलाइन लेंगे इंशाल्लाह। ये कल कुछ प्रॉब्लम की वजह से या आज कुछ मैं बिज़ी रहा, इस वजह से नहीं हो सका। थैंक यू वेरी मच।